बिहार में सेवा करना चाहते हैं। बिहार में तो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र भी है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बताएं आप हमें। एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जिसमें सीट एलोकेट करते हैं और एक है प्रोपोर्शनेट सिस्टम। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? अब ये शहरीकरण जैसा आपको पड़ोसी राज्य में हो रहा है उत्तर प्रदेश, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण है May I come in, sir? दिव्य प्रकाश, Yes. Good morning, sir. बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। Thank you, sir. दिव्य प्रकाश, आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे ये समझाइए, कैपिटलिज्म, ऐसा उल्टा था, सोशलिज्म या कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, तीन शब्द हैं हमारे पास। जी इनमें फ़र्क बताइए क्या है। सर, कैपिटलिज्म जो है उसके अंदर जो प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट प्लेयर के अंदर होता है, ठीक है। जबकि सोशलिज्म के अंदर वो स्टेट कंट्रोल होता है। और अगला जो है मार्क्सिज्म है, उसमें कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म या कम्युनिज्म जो कहिए सर, वो उसमें। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है जहाँ पे स्टेट हर चीज कंट्रोल करता है। अच्छा, तो आप चाइना को भी किस श्रेणी में डालेंगे, किस इकोनॉमी में, किस लेवल का इकोनॉमी उसको आप डालेंगे? सर, जो चाइना है वो उसका जो इकोनॉमिक मॉडल है वो कैपिटलिस्ट का है, बट जो वहाँ का पॉलिटिकल सेटअप है वो कम्युनिस्ट नेचर है। अच्छा, ये बताइए, जब हम लोग प्रारंभ हुए चाइना, बल्कि भारत कुछ आगे ही था, फिर चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया, हम पीछे रह गए क्या? तो क्या भारत सरकार की जो इंडिपेंडेंस के बाद नीतियाँ थी औद्योगिक, वो ठीक नहीं थी क्या? नेहरू जी ने जो नीतियाँ लगाई उससे देश का सही विकास नहीं हो सका? आप बताएं। सर, उस समय का जो हिस्टोरिकल सिचुएशन था, उस समय का सिचुएशन था, उसके अनुसार, और जो हमारा कॉलोनियल एक्सपीरियंस था उसके अनुसार सोशलिज्म जो था वो फेवरेबल पॉलिसी था। लेकिन हम चारों ओर जो है, जो पाकिस्तान का जो सिचुएशन था या जो नॉर्थ ईस्ट में जो सिचुएशन था, हम खुद के इंटरनल प्रॉब्लम्स के वजह से जूझ रहे थे, तो वो हमारे ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, आप तो बिहार में सेवा करना चाहते हैं। बिहार में तो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र भी है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बताएं आप हमें, जो सरकार चला रही है। हाँ, बिहार सरकार चला रहे हैं। जी सर, सबसे जो प्रमुख योजना है वो है MG नरेगा, जो अब वी राम जी के फॉर्म बदला है। जो दूसरा है वो है इम्यूनाइजेशन, जो टीकाकरण हो रहा है। अच्छा, टीकाकरण जो हो रहा है उससे हम हेल्थ के रूप में उस चीज़ को देख सकते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन है, तो स्कूल्स को जो है वो गांव-गांव तक पहुंचाएं। उसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन के रूप में काम हो रहा है, जिसमें अभी जो 7 निश्चय 3 है, उसके अंदर जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सर्विसेज, ई गवर्नेंस टू द होम, इसका कंसेप्ट का भी प्रतिपादन। आपने 7 निश्चय में क्या क्या निश्चय हैं, क्या क्या अवयव हैं इसके? आपने ही बताया 7 निश्चय, तो क्या या कंपोनेंट्स हैं या अवयव कहते हैं हिंदी में इसके? जी, आपने ये शब्द बताया मुझे। जी 7 निश्चय आपने कहा ना योजना। जी 7 निश्चयों के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या है उसमें? या 7 निश्चय कुछ होंगे उसमें? तो मुझे सारे सर ध्यान नहीं है। नहीं ध्यान दिया है। अच्छा, ठीक है, आपने और कुछ कहा, शायद डिसेंट्रलाइजेशन आदि कुछ कहा। जी। एक शब्द होता है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, है तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी। जी, ये क्या है और बिहार में इसके क्या क्या मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे ये काम कर रहा है? तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो जो पॉलिटिकल पावर है, और पॉलिटिकल पावर को फर्दर ग्रासरूट लेवल तक ले जाना और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट फैलाना, राजनीतिक जागरूकता को सुदृढ़ करना को पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और बिहार में इसके लिए 2 एक्ट है, पंचायती राज एक्ट 2006 और म्यूनसिपल एक्ट 2007 के थ्रू
डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जिसके थ्रू जो सब्जेक्ट्स हैं, जो शेड्यूल 8 के कुछ सब्जेक्ट हैं, उसका पावर जो है वो पंचायती राज 3 टायर ऑफ इंस्टीट्यूशन में। कौन कौन है 3 टियर आपने कहा? जी, जी। कौन कौन संस्थाएं? तीनों टियर की नाम बताएं आप। सर फर्स्ट सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेकंड स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, और थर्ड जो है वो पंचायती राज की। फर्स्ट क्या कहा? सेंट्रल लेवल पे जो सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट। फिर स्टेट लेवल, जी। वो तो ठीक है। पंचायती राज की 3 टियर कौन कौन से? वो तो समझे सेंट्रल लेवल को तो पंचायती राज आप जी, नहीं जी, कहेंगे, ओके। पंचायती राज। सर, विलेज पंचायत। स्टेट लेवल को भी पंचायती राज नहीं कहेंगे। जी, जी, तो जी। उसके नीचे अच्छा, 3 सर, टियर हैं। वो कौन से 3 टियर हैं? सर विलेज पंचायत है, हाँ। ग्राम पंचायत जो है, उसका पंचायत समिति है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बहुत अच्छी बात है। अब आपने खुद नाम लिया वो वीबी जी राम जी। जी। तो वीबी जी राम जी और मनरेगा में क्या क्या मुख्य फर्क है? क्या है ये नई योजना बनी थी, इसके मुख्य क्या डिफरेंस है, विशेषताएं क्या है? जी जी सर, पहला ये है कि ये 125 दिन की गारंटी प्रोवाइड कर रहा है, जो पिछले एक्ट में 100 दिन की थी। दूसरा जो है सर ये है कि इसमें पहले जो प्रोजेक्ट था वो डिमांड बेस्ड था। ये प्रोजेक्ट में सेंटर डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो है सर, रेवेन्यू मॉडल के अंदर भी चेंजेज आए हैं। पहले जो था वो सेंटर का जो अभी जो रेवेन्यू मैंने वो 60:40 का है। पहले असिस्टेंट थोड़ा ज़्यादा मिलता था सेंटर से। अच्छा, ये किसी तरह से केंद्रीय सरकार ने फिर अधिनियम बनाने जा रही है, VBSA जिसको कहते हैं, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठापन अधिनियम बन रहा है। पार्लियामेंट की कमेटी देख रही है। इसके बारे में कुछ सुना है? ये उच्च शिक्षा के सुधार के लिए कुछ कर रही है? कुछ जानकारी है? नहीं सर, इसके बारे में मुझे जानकारी। तो विकसित वैसे है। अच्छा, आप तो पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़े हैं, तो एक मुझे बार बार प्रश्न मैं पूछता हूँ लोगों से। अक्सर देखते हैं किसी राज्य में मुख्यमंत्री हैं, कुछ विधायक डिफेक्ट कर जाते हैं और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की मेजोरिटी नहीं है, तो गवर्नर साहब मुख्यमंत्री को बुला के कहते हैं कि तुम हाउस में अपना कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो। तो मैंने संविधान में कहीं ये शब्द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं देखा। फिर तो क्या इसके पीछे, कहाँ से ये शक्ति आती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की? संविधान में कहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिखा हुआ या कॉन्फिडेंस मोशन? सर मुझे ध्यान नहीं है। नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं। चलिए, आपका टाइम भी हो गया, ठीक है रघुवंश जी। दिव्या प्रकाश जी, जी सर। बिहार सरकार कोशिश कर रही है कि बिहार में खेल कूद का हब बनाया जाए, केंद्र बनाया जाए। उसके बारे में कुछ बताइए, क्या क्या हो रहा है? सर उसके लिए सबसे पहले स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है, और कहाँ पर हो रहा है? पाटलिपुत्रा में है सर, ये पटना में। और उसके कहाँ अलावा कहाँ हो रहा है? और राजगीर में भी डेवलप क्या हो रहा है? वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जिसमें कि डिफरेंट स्टेडियम्स है। क्या क्या स्टेडियम? और जैसे क्रिकेट का स्टेडियम है सर, और रग्बी का स्टेडियम है सर। अच्छा। और उसके अलावा सर स्पोर्ट पॉलिसी भी लेके आई गई है, बिहार स्पोर्ट पॉलिसी भी है। उसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं डिफरेंट फील्ड के, जो खेल के डिफरेंट फील्ड के, उनको भी बुला के और ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और उसके अलावा जो है सर जितने भी इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट्स हैं, क्रिकेट जो भी इवेंट्स हैं खेल से रिलेटेड, उनको भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है सर। अच्छा, तो ये जो वहाँ बनाए जा रहे हैं, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है? जी सर, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी। तो उसका क्या उद्देश्य है? स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्देश्य जो है वो है कि वहाँ पे सबसे पहले तो स्पोर्ट अवेयरनेस लेके आना, और जो स्पोर्ट माइग्रेशन भी हो रहा है, जैसे कि ईशान किशन जैसे प्लेयर दूसरे स्टेट से खेल रहे हैं क्रिकेट के फील्ड की बात करें तो। उसके अलावा तीसरा है जॉब प्रोवाइड करना। और उसके कैसे उसमें जॉब प्रोवाइड क्या हो सकता है? सर स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो बेसिक जॉब जो एक तो वो हुआ, हो गया, और दूसरा हमारा टीचिंग फैसिलिटीज आएंगी, टैलेंट अट्रैक्ट होगा, और उसके आसपास एक इकोसिस्टम बनेगा, तो उससे मल्टी स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ेगा उसका पूरे रीजन पे। अच्छा, तो बिहार में रिवर टूरिज्म जी सर का कोई पोटेंशियल है? जैसे बनारस में हो रहा है, जी सर। घाटों पर क्या हो सकता है, बताइए। सर पहला तो जैसे हम उत्तरी भाग में चले तो पश्चिम चंपारण जिला है, वहाँ वाल्मीकि नगर जो नेशनल पार्क है, तो उसके अंदर हम रिवर टूरिज्म के नाम पे जो ऋषिकेश में मॉडल चल रहा है कि रिवर कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग, उसको किया जा सकता है। दूसरा जो पटना है कि ऐतिहासिक शहर है, तो उसके आसपास घाटों का निर्माण किया जा सकता है। तो सरकार कुछ कर रही है? सरकार इसके बारे में मुझे नहीं पता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूंगा, एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जी
जिसमें सीट जी जी एलोकेट करते हैं, जी और एक है प्रोपोर्शनेट सिस्टम। जी। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पास द पोस्ट सिस्टम में जैसे अगर 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो 3 कैंडिडेट में जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो विजयी होगा उसमें। और जो प्रेफरेंशियल सिस्टम है उसमें 50% +1 का सेटअप चलता है। जैसे 2 लोग हैं या 2 से ज़्यादा भी लोग, जिसको 50% से ज़्यादा वोट होगा ऑन फर्स्ट प्रेफरेंस वो जीतेगा। अगर तो हमारे जो नज़दीकी देश हैं, कहीं ऐसा सिस्टम है? सर फ्रांस में प्रोपोर्शनेट सिस्टम, नज़दीकी देश, हमारे नेबरहुड में, पड़ोसी देश में। सर मुझे अभी ध्यान नहीं है। अगर आप नेपाल को देखें, जी नेपाल में ये सिस्टम है, सर मुझे याद। तो ये बताइए कि वहाँ जो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ और बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुआ और श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ, ये तीनों में क्या फ़र्क क्या है? सर जो जेएनजी प्रोटेस्ट हुआ नेपाल के अंदर वो मेनली इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अगेंस्ट था। अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वीकेंड होंगे, वहाँ अगर करप्शन ज़्यादा हो रहा है तो उसके खिलाफ और लोगों ने, वहाँ के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। जो श्रीलंका का प्रोटेस्ट था वो मेनली जो था वो इकोनॉमिक वजहों से था कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, वहाँ का फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया, इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन आया। जो बांग्लादेश का प्रोटेस्ट था सर, बांग्लादेश का प्रोटेस्ट जो था वो भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन के वीकनेस की वजह से, और जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, वहाँ का जो डिसीजन था रिजर्वेशन पॉलिसी को लेके, उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया। तो थोड़ा सिमिलरिटी नेपाल और बांग्लादेश के प्रोटेस्ट में इस वे में था। अच्छा, ठीक, धन्यवाद। प्रकाश जी, जी सर। अपनी एडल्ट एजुकेशन जी सर। में शिक्षा प्राप्त की है, जी सर। बिहार में इसका क्या स्कोप है? सर बिहार में इसकी बहुत ज़्यादा ही आवश्यकता है, क्योंकि बिहार जो है वो डिफरेंट सोशल इंडिकेटर्स में पीछे है। जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं की ज़रूरत है, बेसिक लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी की बहुत आवश्यकता है वहाँ पे। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे डिजिटल क्राइम देखेंगे तो डिजिटल क्राइम वहाँ बहुत ज़्यादा है, जबकि डिजिटल पेनिट्रेशन उतना नहीं है। और अप स्किलिंग रिस्किलिंग की भी ज़रूरत है। जो बिहार सरकार का प्रोग्राम है कि हम 1 करोड़ जॉब जो है 2030 तक प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए अप स्किलिंग और रीस्किलिंग की भी ज़रूरत है कि सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर फोर्स बने हमारा। बिहार में शहरीकरण जैसा आपके पड़ोसी राज्य में हो रहा है, जी उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। उसका मुख्य कारण क्या है? सर पहला जो मुख्य कारण है वो वहाँ का कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। दूसरा कारण ऐतिहासिक तौर पे देखें, थोड़ा हिस्टोरिकल एंगल से देखें तो थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी वहाँ पे अच्छी नहीं थी। तीसरा जो है वो माइग्रेशन है, लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट किए एजुकेशन के लिए भी, सेवाओं के लिए। तो इससे शहरीकरण से क्या फर्क पड़ता है? सर माइग्रेशन से कोई लेना देना नहीं? सर अगर शहर नहीं रहेंगे और अगर व्यवस्था जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित होगी, तो या तो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट होगा या फिर लोग बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। कि जो शहर है, शहर सर ग्रोथफुल है, और वहाँ पे सुविधाएं भी बेहतर होती हैं। तो अगर वो सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिलेंगी तो दूसरे स्टेट पर माइग्रेट करेंगे जहाँ सुविधाएं हों। स्मार्ट सिटी का क्या कंसेप्ट है? सर स्मार्ट सिटी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया एक पॉलिसी है, जिसके अंदर सिटीज़ को सस्टेनेबल बनाना है और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रखना है, और जितने भी ईज ऑफ लिविंग है उसको आसान रखने की कोशिश है। अगर आप कंपैरिजन करें उत्तर प्रदेश से और बिहार से, जी जिसमें एरिया, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, तो उसको जरा कंपैरिजन करके बताएं मुख्य चीज़ों पे। हम कहाँ स्टैंड, बिहार कहाँ स्टैंड करता है उत्तर प्रदेश के बनस्पत? सर उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का राज्यों के हिसाब से एक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में है, जबकि बिहार भी बहुत पीछे है। दूसरी बात है सोशल इंडिकेटर्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े शहर बहुत सारे हैं, बिहार में बड़े शहर बहुत कम है। लिटरेसी की बात करें तो वीमेन लिटरेसी, वुमेन सर इसका डेटा मुझे ध्यान नहीं, तो जेंडर रेशियो, जेंडर सर कंपैरेटिव डेटा मुझे ध्यान नहीं। अच्छा ठीक है। आप मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पद पर स्थापित हैं, आपको पता चला कि सुदूर देहात के किसी स्कूल में मिड डे मील के समय कुछ परेशानी हो गई है, जिससे कुछ बच्चे बीमार हो गए हैं और ग्रामीणों में काफ़ी रोष हो गया है, तो आप क्या करेंगे? मैं उस जगह पे हूँ, या मतलब नहीं, आप तो डिस्ट्रिक्ट में हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, किसी सुदूर देहात में हो गया ऐसा इंसिडेंट, तो आप क्या एक्शन लेंगे?
सर सबसे पहले तो मैं अपने सॉवरेनिटी को वहाँ पे भेजूंगा और जो सिचुएशन है उसका जायज़ा लेने को कहूँगा। साथ में एक और ऑफिसर को भेजूंगा जो वहाँ पे जाके लोगों को परसुएट करे कि ये समस्या का रीज़न क्या है, क्या रोज़ का वो है, और जो डिटेल रिपोर्ट पे जो कार्रवाई होगी उस कार्रवाई को करूँगा। तो ये मेरी पॉलिसी यहाँ पे परसुएशन और फिर लीगल इन्फोर्समेंट की होगी। नहीं, आप किसी एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व करेंगे? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं खुद से- अच्छा अच्छा, बिहार के मुख्य पर्व क्या है? कुछ पर्व के नाम बताएं जो छठ पूजा है हमारे यहाँ मुख्य पर्व, और उसके अलावा सर होली भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। भारत में मनाई जाती है। छठ पूजा हमारे यहाँ छठ है, छठ के दुर्गा अलावा पूजा भी और कुछ है? दुर्गा पूजा भी हमारे यहाँ बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अच्छा अच्छा, छठ को अगर हम टूरिज्म में के रूप से देखें, उसको डेवलप करना चाहें बिहार को, तो कैसे कर सकते हैं? छठ पर्व जो है वो अगर अभी देखिए तो सिर्फ भारत नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो छठ पर्व एक तरीके से सॉफ्ट पावर के फॉर्म में बिहार का काम कर सकता है कि लोग समझे कि यहाँ की सांस्कृतिक वैल्यू क्या उससे जुड़ी है। सूर्य की पूजा होती है, हार्वेस्ट का एक बहुत ही वो विविधताओं से भरा हुआ त्यौहार है। तो सर उस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं। नहीं, हम तो टूरिज्म में कैसे डेवलप करेंगे उसको? सर लोग अगर इसके बारे में उत्सुक होंगे कि ये छठ ये पर्व कैसे मनाया जाता है, इसके क्या डिफरेंट कारण हैं, इसमें क्या क्या बेसिक, जैसे हम लोग यहाँ ठेकुआ बनता है, ठेकुआ प्रसाद बनता है, तो लोग उसके लिए अट्रैक्टेड होंगे कि जैसे जो चीज़ से होली के साथ होता है वृंदावन में लोग जाके। कुछ पकवान के बारे में बताइए बिहार का, जो स्पेशल बिहार के नाम से जाना जाता है। जैसे कुछ एक चंपारण चिकन और मटन है, उसको जाना जाता है। दूसरा लिट्टी चोखा है, या सत्तू पराठा है, उसको बिहार के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा सर मरचा चिवड़ा है, उसको लोग जानते हैं। पान है, उसके अलावा सर बिहार मखाना के लिए भी बहुत फेमस है। अच्छा, आप बताइए पान किस इलाके में होता है बिहार के? सर मुख्यतः मिथिलांचल के इलाके में पान होता है। अच्छा, लेकिन पान के उपज में कई सारे चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं? सर इसके बारे में मुझे ध्यान नहीं सर। अच्छा, ठीक। दिव्य, जी आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।